नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के टॉपिक लॉर्ड सभा के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का तृतीय सदन है और प्रथम जो सदन है वो वहाँ का कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स, लोक सदन। तो आज हम लॉर्ड सभा के बारे में पढ़ेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा की संरचना क्या है? इस सदन को द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें 6 तरह के लॉर्ड होते हैं। राजवंश के राजकुमार, नंबर 2 है वंश परंपरागत पीयर, नंबर 3 है स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर, नंबर 4 है आजीवन पीयर और नंबर 5 है विधि लॉर्ड और नंबर 6 आध्यात्मिक लॉर्ड। अब आती है कि इन सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं। तो लॉर्ड सभा के अनेक परंपरागत विशेषाधिकार यद्यपि समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लोक सदन के सदस्य केवल स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक सामूहिक रूप से पहुंच सकते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। तो एक खास तरह की शक्ति है कि लोक सदन के सदस्य तो स्पीकर के माध्यम से अपनी बात को राजा तक पहुंचा सकते हैं, जबकि जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वो सीधे ही पहुंचा सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के सीधे नहीं पहुंचा सकते। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को स्पीकर के माध्यम से बात पहुंचानी पड़ती है, जबकि लॉर्ड सभा के सदस्यों को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी बात को सीधे सम्राट तक पहुंचा सकते हैं। पीयर पद की प्राप्ति से एक और यदि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो दूसरी और कुछ अयोग्यताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन भी जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी भी पीयर को लोक सदन के चुनाव में मत का अधिकार नहीं है और लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई पीयर लोक सेवा अधिकारी है तो उसे लॉर्ड सभा में बैठने का तो अधिकार है, किंतु वह न तो भाषण दे सकता है और न ही मतदान में भाग ले सकता है। तो ये उनके कुछ विशेष अधिकार हैं। अब बात आती है लॉर्ड सभा के कार्य व शक्तियों के बारे में। तो इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? नंबर 1 है विधायी शक्ति या कानूनी शक्ति, नंबर 2 है वित्तीय शक्ति, नंबर 3 है कार्यपालिका से संबंधित शक्ति और नंबर 4 है न्यायिक शक्ति। तो सबसे पहली जो शक्ति है या कार्य है वह है विधायी शक्ति। इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं? वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। जैसा कि भारत में है वैसी ही व्यवस्था वहाँ पर भी है, आप तुलनात्मक रूप से पढ़िए। अनेक अवसरों पर अवित्तीय विधेयक लॉर्ड सभा में पहले प्रस्तावित भी किए गए और इस सभा ने उन पर बड़ा उपयोगी कार्य किया है। उदाहरणार्थ 1949 का कंपनी विधेयक सर्वप्रथम लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया गया और लॉर्ड सभा ने उन 347 संशोधनों के साथ उसे लोक सदन को भेजा। लोक सदन में पारित होने के बाद भेजे गए विधेयकों पर भी लॉर्ड सभा पूर्ण रूपेण विचार करती है और इसमें वह अनेक ऐसे संशोधन करती है जिन्हें लोक सदन औचित्य के कारण स्वीकार कर लेता है, किंतु विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद अब स्थिति यह है कि लॉर्ड सभा अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। यदि लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को लोक सदन दोबारा पारित कर दे और इस बीच 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो तो वह विधेयक राजा की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या ना किया हो। 1 वर्ष का यह समय विधेयक को लोक सदन में पहले पारित होने के दूसरे वाचन की तिथि से लेकर उसके दूसरी बार पारित होने के तीसरे वाचन की तिथि तक लगाया जाता है। इस प्रकार लॉर्ड सभा विधेयकों को प्रस्तावित करने, 1 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें रोके रखने और अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है। व्यवहार में लॉर्ड सभा के द्वारा अपनी देर लगाने की शक्ति, डिलेइंग पावर्स का
1911 के बाद बहुत कम और 1949 के बाद कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति में क्या क्या आता है? वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति लोक सदन की तुलना में बहुत निर्बल है, कमजोर है। वित्तीय विधेयक न तो पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और न ही लोकसभा विचार करने की प्रक्रिया में उन्हें अनिश्चित काल तक रोक के रख सकती है। यह वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोक के रखने का कार्य कर सकती है। वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को स्वीकार करना लोक सदन के विवेक पर निर्भर करता है। अगली जो शक्ति है या कार्य है वो है कार्यपालिका से संबंधित। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लगभग 4 सदस्य लोकसभा में से लिए जाते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे लॉर्ड चांसलर कहते हैं, आवश्यक रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है। लोक सदन की भांति ही लोकसभा को भी अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सके। वह शासन की नीतियों तथा कार्यों पर खुला वाद विवाद तथा आलोचना भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त लोकसभा विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकती है। लोकसभा के अनेक सदस्य विभिन्न व्यवसायों में दक्ष और विधि विशेषज्ञ होते हैं तथा इस सभा के पास समय का अभाव नहीं होता, इसलिए लोकसभा लोक सदन की तुलना में भी ये कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती है। इस प्रकार लोकसभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का कार्य लोक सदन के द्वारा ही किया जा सकता है। लोकसभा को इस मामले में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अगली जो शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में क्या क्या आती हैं? लोकसभा को न केवल व्यवस्थापन वरन न्याय के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्याय के क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। लोकसभा जब अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है तब उसके सब सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते, वरन उस समय 9 कानूनी लॉर्ड तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, जिसे संसद कानून द्वारा ही बदल सकती है। इसमें कोई न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता है। उपर्युक्त विवेचन से यह नितांत स्पष्ट है कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा ने विधायी और वित्तीय क्षेत्र में अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकार खो दिए हैं। रैमजे मेयर के अनुसार अब तो लोकसभा केवल एक पुनर्विचार और पुनरीक्षण सदन मात्र रह गया है और इस कार्य के लिए भी ये संभवतः अधिक समर्थ नहीं है। अब आती है लोकसभा की आलोचना। तो आलोचना में हम कह सकते हैं दोस्तों कि नंबर 1 है कि ये अलोकतंत्रीय संस्था है, क्योंकि जनता द्वारा इसके प्रतिनिधियों का चयन नहीं किया जाता है। नंबर 2 है निहित स्वार्थों का दुर्ग है। नंबर 3 है सदस्यों की उदासीनता। नंबर 4 है दोषपूर्ण प्रक्रिया। नंबर 5 है द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगिता। तो सबसे पहली जो बात आती है कि लोकसभा अलोकतंत्रीय संस्था है, तो वो कैसे है? लोकसभा के लगभग 90% सदस्य वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं, जो लोकतंत्रीय प्रणाली के पूर्णतया विरुद्ध है। लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए, पर लोकसभा के गठन का आधार निर्वाचन व योग्यता न होकर उत्तराधिकार और मनोनयन है। इस प्रकार लोकसभा की रचना लोकतंत्रीय प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। सिडनी वेब और बेट्रिस वेब का कथन है कि लोकसभा के निर्णय उसकी रचना से दूषित होते हैं। यह समस्त निर्मित प्रतिनिधि संस्थाओं में सबसे बुरी है। उसमें शारीरिक श्रम करने वाले वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं है, न दुकानदारों, क्लर्क तथा अध्यापक वर्ग का, न उस आधी जनता का जो कि नारी वर्ग कहलाता है, और न कला, विज्ञान अथवा साहित्य का। रचना की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण लॉस्की ने लिखा है, यह एक ऐसी समय विरुद्ध रचना है जिसका पक्ष नहीं लिया जा सकता है। आलोचना में जो दूसरा तर्क है वो है निहित स्वार्थों का दुर्ग। आलोचना का जो दूसरा बिंदु है वो है निहित स्वार्थों का दुर्ग।
प्रतिनिधि संस्था के द्वारा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, लेकिन लोक सभा समाज के एक ही वर्ग अर्थात धनी वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य देशों के उच्च सदनों के सदस्य विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण लोक सभा को प्लूटोरिक हाउस कहा जाता है, अर्थात धनिकों की सभा कहा जाता है, धनवानों की सभा कहा जाता है, न कि कुलीन जनों का सदन। कार्टर के शब्दों में लोक सभा केवल संपत्ति और विशेष अधिकारों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, वह तो वास्तव में स्वयं संपत्ति और अधिकारों का गढ़ है। केवल धनी मानी वर्ग की प्रतिनिधि होने के कारण लोकसभा ने अधिकांशतया प्रगतिशील और जनहितकारी नीतियों का विरोध ही किया है। नंबर 3 है सदस्यों की उदासीनता। लोकसभा के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह है कि यह ऐसे व्यक्तियों की संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य प्राय अनुपस्थित रहते हैं और सदन के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते। यद्यपि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 1000 से ऊपर है, लेकिन साधारणतया 50 से अधिक सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होते। कार्टर के शब्दों में अपने विधायी कर्तव्यों को निभाना तो दूर रहा, लॉर्ड्स सदन में आने तक का कष्ट नहीं उठाते। आलोचकों के अनुसार ऐसे सदन का क्या उपयोग जिसके सदस्य उसे कोई महत्व ना देते हों। अगली जो आलोचना है लोकसभा की वो है दोषपूर्ण प्रक्रिया। लोकसभा के प्रक्रिया संबंधी दोषों ने भी इसे एक महत्वहीन संस्था बना दिया है। 1000 से अधिक सदस्य संख्या वाले उस सदन की गणपूर्ति 3 है, जबकि लोक सदन की गणपूर्ति 40 है। विश्व के किसी भी विधायी सदन में इतने कम सदस्यों की उपस्थिति में विधायी कार्य नहीं किए जा सकते। लोकसभा की कार्रवाई के निश्चित नियम नहीं है और सदन के अध्यक्ष को अधिकार नहीं है कि वह सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सके। लोकसभा के सदस्य लोक सदन के सदस्यों की भांति दलीय आधार पर संगठित नहीं हैं, इसलिए आलोचकों ने इसे एक नियमबद्ध सदन नहीं वरन एक गड़बड़ घोटाला सदन कहा है। आलोचना का जो अगला बिंदु है वो है द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगिता। 1911 के जो लोक सदन के संबंध में जो नियम थे उनके अनुसार अनेक लेखकों के अनुसार द्वितीय सदन के रूप में लोकसभा अनुपयोगी और हानिकारक संस्था है। ग्रीव्स के मत में लोकसभा की अनुपयोगिता के 3 कारण हैं। नंबर 1 है अब व्यवहार में लोक सदन स्वयं विधि निर्माण कार्य के लिए एक द्वितीय सदन है। प्रथम सदन तो कैबिनेट और प्रशासन है जो विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। दूसरे शासन कार्य में समय का बहुत महत्व है और संसदीय पद्धति में वैसे ही किसी प्रस्ताव पर विचार करने में लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में लोकसभा अनावश्यक विलंब करने का ही कार्य करती है। तीसरी बात, जहाँ तक विधेयकों को दोहराने का संबंध है, यह कार्य लोकसभा जैसे विशालकाय सदन की अपेक्षा विधेयकों का प्रारूप बनाने वाले और कानून के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। लोकसभा तो राजनीतिक रूप से समय के नितांत विरुद्ध संस्था है। लॉस्की के द्वारा भी इन्हीं आधारों पर लोकसभा की अनावश्यकता और अनुपयुक्तता बताई गई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल के शब्दों में लोकसभा अप्रातिनिधिक, अनुत्तरदायी और अनुपस्थित संस्था है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ आलोचनाएं हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें अनुदार दल की स्थायी प्रभुता रहती है। प्रतिनिधि संस्थाएं जन भावनाओं की प्रतिबिंब होनी चाहिए और जन भावनाओं में परिवर्तन होने के साथ साथ इन संस्थाओं के अंतर्गत दलीय स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन लोकसभा के संबंध में ऐसा नहीं है। लोकसभा के 1080 सदस्यों में से 62 सदस्य उदार दल और 64 सदस्य श्रमिक दल के हैं। 500 सदस्य अनुदार दल के हैं और शेष अनुदार दल से ही सहानुभूति रखने वाले हैं। इस दलीय स्थिति के कारण ही लोकसभा के संबंध में कहा जाता है कि आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हो, पर लोकसभा पर अनुदार दल का स्वामित्व सदैव ही बना रहता है। इस स्थिति के कारण उदार दल और मजदूर दल द्वारा लोकसभा के अस्तित्व का विरोध किया जाना नितांत स्वाभाविक है। अब बात आती है दोस्तों कि लोकसभा की इतनी आलोचना की जा रही है, तो क्या यह वास्तव में अनुपयोगी सदन है, एक व्यर्थ का सदन है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है? तो हम देखें
तो सबसे पहली बात आती है लोकसभा की उपयोगिता के बारे में कि यद्यपि शक्तियों की दृष्टि से लोकसभा बहुत अधिक निर्बल है और रचना के आधार पर इसे बहुत अधिक दोषपूर्ण कहा जाता है, फिर भी सामान्य विचार यही है कि लोकसभा में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुधार करते हुए इसे बनाए रखा जाए। लोकसभा की उपयोगिता के आधार निम्नलिखित है। नंबर 1 है लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश। लोकतंत्र की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है कि व्यवस्थापन किसी एक दलीय संस्था द्वारा न किया जाए। लोकसभा के न होने पर लोक सदन स्वेच्छाचारी हो सकता है और उसके द्वारा जनता की स्वतंत्रता के साथ मनमाने तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है। अतः लोक सदन की अधिनायकवादी मनोवृत्ति पर रोक लगाने के लिए लोकसभा का अस्तित्व आवश्यक है। नंबर 2 है लोकसभा की उपयोगिता के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो दूसरा बिंदु उभर कर आता है वो है लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार। लोकसभा की उपयोगिता का सबसे प्रमुख आधार यह है कि वह लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करता है। वर्तमान समय में लोक सदन के पास समय की कमी है, अत्यधिक कार्यभार है और वाद विवाद को नियंत्रित करने हेतु गिलोटिन जैसे नियमों की व्यवस्था के कारण अनेक बार विधेयकों में प्राविधिक कमियां रह जाती है। लोकसभा में अपेक्षाकृत स्वतंत्र वाद विवाद होने के कारण विधेयकों पर पूर्ण विचार कर इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के महत्व को लोक सदन भी स्वीकार करता है। ब्रिटिश संविधान के लचीला होने तथा ब्रिटेन में स्विट्जरलैंड के समान लोक निर्णय या अमेरिका के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था न होने के कारण इस प्रकार के पुनर्विचार की सदन की आवश्यकता उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ओग और जिंक ने इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया है। ओग और जिंक इसी आधार पर लोकसभा का समर्थन करते हैं। नंबर 3 है सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार। लोक सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इस कारण समाज में बहुमत रखने वाले निम्न वर्गों को ही इसमें प्रतिनिधित्व मिल पाता है। लोकसभा समाज के निहित स्वार्थों और वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और ब्रिटिश संसद में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर एक आदर्श व्यवस्थापिका का रूप लेती है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक ऐसे योग्य, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति होते हैं जिनका संसद में होना देश के लिए बहुत लाभकारी होता है, किंतु जो संकीर्ण गुटवादिता और चुनाव के गंदे दलदल से बचना चाहते हैं, इन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर देश उनकी योग्यता से लाभान्वित हो सकता है। ब्रिटिश लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, अनेक भूतपूर्व मंत्री, प्रसिद्ध न्यायवेत्ता और उद्योगपति, श्रमिक संघों के ख्याति प्राप्त नेता, समाजसेवी और ज्ञान विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर कार्य कर चुके व्यक्ति होते हैं और इस दृष्टि से लोकसभा को योग्यता का भंडार कहा जा सकता है। व्यवस्थापन कार्य में भी लोकसभा का महत्वपूर्ण योगदान है। कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिए जाने के कारण लोक सदन का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और ऐसी स्थिति में अकेले लोक सदन द्वारा यह समस्त कार्य नहीं किया जा सकता। लोकसभा के द्वारा लोक सदन के कार्यभार को कम किया जा सकता है। निजी विधेयक और बहुत अधिक महत्वपूर्ण किंतु अविवादग्रस्त विधेयकों को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में इन विधेयकों पर गंभीरता के साथ विचार किए जाने के बाद इन्हें लोक सदन में भेजा जा सकता है। इस प्रकार लोक सदन के समय और शक्ति की बचत होती है। इस संबंध में लोकसभा की उपयोगिता स्वीकार करते हुए मार्टिन लिंडसे ने कहा है कि लोकसभा के व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की समाप्ति से लोक सदन का कार्य बहुत बढ़ जाएगा। अगला बिंदु है इसकी उपयोगिता का, वो है जनमत को प्रभावित करने वाला साधन। लोक सदन के वाद विवाद दलगत निष्ठा से आबद्ध होते हैं और सदस्यों के सिर पर दलीय अनुशासन का चाबुक मंडराता है। इस प्रकार लोक सदन के विवादों में उच्च स्तर का अभाव रहता है, परंतु लोकसभा में दलीय अनुशासन और वाद विवाद पर प्रतिबंध की व्यवस्था न होने के कारण सार्वजनिक महत्व के नीति संबंधी विषयों पर मुक्त विचार विनिमय होता है। व्यवहार के अंतर्गत भी ये देखा गया है कि लोकसभा के विवाद अधिक उच्च स्तरीय होते हैं। एंड्रे मैथियोट के अनुसार लोकसभा लोकमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। और एक प्रमुख बात ये भी है दोस्तों कि ये जो लोकसभा है ये ब्रिटिश जाति की जो प्रकृति है उसके अनुकूल है और ब्रिटिश जो लोग हैं वो धनवादी मानसिकता के शिकार होते हैं, भौतिकवादी होते हैं
और इसलिए ब्रिटिश जाति के स्वभाव के ये अनुकूल है। और ब्रिटिश जाति जो है बहुत ही रूढ़िवादी होती है, कंजर्वेटिव होती है और अतीत से चली आ रही परंपरागत संस्थाओं से बहुत ज़्यादा स्नेह रहता है, उन्हें लगाव होता है। इसलिए उनकी नज़र में लोक सभा एक अच्छी संस्था है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसकी कमियां ही कमियां हमें पढ़नी है, इसका महत्व भी है। तो आलोचना और महत्व दोनों हो गए। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान के संबंध में अन्य विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे।